हैं, उनमें से अगर कोई बंदा मूव करना चाहे तो इस साइड पे भी मूव कर सकता है। उसकी रीजन ये है कि अगर आप इस साइड पे मूव करते हैं तो इसमें भी पैसे हैं, आर्टिकल राइटअप में, इसमें। लेकिन एक बात जेन्युइन है, इसमें से निकलने आप में से 2 या 4 लोग हैं जो रिसर्च वर्क कर सकेंगे, क्योंकि इसके अंदर होता है हमारे पास कुछ ऐसा मटेरियल होता है जिसको कहते हैं रिसर्च मटेरियल। हर चीज जो है, मैं आपको आज एग्जांपल इसकी दिखाने लगा हूं। जो भी हमारे पास होता है, 1 मिनट में जरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। रिसर्च मटेरियल जो होता है ना, उसके अंदर क्या होता है जी, हमने जहां से कोई भी बात ली होती है हमें उसका हवाला देना होता है। मैं उर्दू का आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैट्रिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल पे या बेसिक सेकंड, फर्स्ट, थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं, इसलिए मैं जो है ना उर्दू का डेटा ले लेता हूँ ताकि आपके लिए जरा आसानी हो जाएगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास एक रिसर्च वर्क है, इब्तदाइया उसका है। इब्तदाइया उसको कह लें या आप साइनॉप्सिस कह लें, मतलब जो आप कहना चाहें, ये आपकी अपनी चॉइस है, मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या है जी, नजर आ रहा है आप लोगों को स्क्रीन शेयर्ड? जी सर, शेयर्ड है। ठीक है, इब्तदाइया तहाइफ व हिदाया, तोहफा और हदिया जो होता है, हम कहते हैं ना किसी को मैंने हदिया कर दिया, तोहफा कर दिया, इस चीज के बारे में इब्तदाइया। तहाइफ व हिदाया की शरई और कानूनी हैसियत और उनकी असरी तत्वीक। असरी तत्वीक का मतलब यह है कि यूं समझ लें कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन असर हाजिर में कैसी है, इम्प्लीमेंटेशन लाइक ये कैसे लागू होता है आजकल के दौर में। ठीक है, यूं समझ लें तहाइफ व हिदायत की शरई हैसियत, यानी कि एक ये चीज हो जाएगी, एक कानूनी हैसियत हो जाएगी, 2 चीजें हैं। ठीक है, अब इसका तारुफ है सबसे पहले तहाइफ। अब चूंकि ये वाला वर्ड इस्तेमाल हुआ है, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, तहाइफ एक कीवर्ड इस्तेमाल हुआ था। तहाइफ किस चीज की जमा है? इस चीज की जमा है। और तोहफा, हदीये, नजराने, सौगातों, नादर चीजों और उम्दा अशिया के तबादले को कहते हैं। अब सबसे कीमती जो तोहफा होता है वो क्या होता है, आप में से किसी को पता है? किसी को अपना इल्म देना। सबसे कीमती तोहफा क्या होता है? सर किसी को अपना इल्म देना। टाइम देना। सबसे कीमती टाइम सबसे कीमती चीज होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। उस टाइम में आप उसको इल्म दे रहे हैं, आप उसको हुनर दे रहे हैं, आप उसको कोई भी चीज जो दे रहे हैं ना, सबसे बड़ी चीज होती है टाइम देना। खुशकिस्मत लोग वो होते हैं जो सबसे बेहतर और बढ़कर किसी से टाइम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं पढ़ा होगा कि एक आलिम दीन की सोहबत में बैठना, एक बड़ी लाइब्रेरी में जाकर बैठने से ज्यादा बेहतर, कुछ इस किस्म की कोई आपने स्टेटमेंट सुनी होगी या कहीं पढ़ी होगी शायद। ठीक है, अब कोई आलिम दीन अगर आपको टाइम दे रहा है या आप उससे टाइम ले रहे हैं, तो आप उसके पास जब बैठेंगे ना, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पूरी किताब पढ़ने के बाद आपने सीखनी है ना, वो आपके उनके पास 5 मिनट बैठने में आपको कोई ना कोई चीज मिल जाएगी। तो सबसे कीमती चीज होती है वक्त, अगर कोई बंदा किसी को दे रहा है तो। ठीक है, जैसे कि अब आप लोग हैं, आपने अगर हदिया किया अपने टाइम को, या आप तोहफतन, मिसाल के तौर पे आदिल साहब हैं या बाकी मैनेजमेंट है, उन्होंने आप लोगों के लिए लोगों को अरेंज किया, फॉर एग्जांपल हम जो लोग हैं हम आपको सर्व कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी कीमती चीज ये थी कि हम आपको अपना टाइम देते हैं। वरना जितने भी प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, जितने भी हैं पूरी दुनिया में, आप देख लें जाकर के, कोई भी बंदा आपको, जिस बंदे को पता चल गया ना भाई 1 घंटे का भाईजान मैं आराम से उनसे 20-30 डॉलर अर्न कर सकता हूँ, उसको क्या जरूरत पड़ेगी कि वो आके यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। वेस्ट का मतलब इस तरह से है, लाइक वो अपना टाइम जो है वो इन्वेस्ट करेगा, आगे से आउटपुट 0 मिलने वाली है। समझ रहे मेरी बात को? या हो सकता है 5-10% मिले, या हो सकता है 2-4 लोग ऐसे हों जो मतलब उससे इस्तेफादा हासिल कर सके। तो सबसे कीमती चीज ये होती है, जब ये मिले इसका जो है ना वो कुफरान नहीं करना चाहिए। जब भी कोई आपको टाइम दे तो सीनियर्स में खसूसी तौर पे, मैं अपनी बात नहीं करूँ लेकिन कोई भी आपके टीचर्स भी तो होंगे और भी टीचर्स होंगे, ठीक है, तो कुफरान नेमत नहीं करना चाहिए। तो तोहफा नादिर चीजों को और उम्दा अशिया के तबादले को कहते हैं। अब तबादले में ये चीज होती है कि अगर हमने इन्वेस्ट किया ना कुछ आप पे, तो आपका भी ये फर्ज बनता है, मेरे कहने के मुताबिक, वरना कुरान हदीस में नहीं है,
कि आप भी मेहरबानी फरमा के इसके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करें। ठीक है, ये हो गया जी हमारे पास तोहफा। अच्छा, ये चीज होगी जो मेरी अपनी एक डेफिनेशन है, आप लोगों की अपनी कोई डेफिनेशन होगी। किसी बंदे को होगा नादिर चीज ये है कि जी कोई ऐसी घड़ी है जो सऊदी जो शहजादा है उसने दी है। कोई बंदा ऐसा है वो कहता है कि नहीं, मेरे लिए उम्दा अशिया ये है कि मुझे उसने बिरयानी पका के खिलाई है। कोई बंदा कहता है कि भैया उसने मेरे लिए एक अच्छा सूट खरीदा है। ठीक है, हर बंदे की अपनी एक सोच होती है। अच्छा, इसमें यहां तक होगी इसकी तोहफा जमा किस चीज की है वहां से पता चल रहा है। दूसरी स्टेटमेंट में उसने दी है डेफिनेशन, वहां से पता चल रहा है ये डेफिनेशन है। अच्छा, अब मीरठी हदिया के बारे में लिखते हैं कि मीरठी क्या है। मीरठी एक बंदे का नाम है, मौलवी मोहम्मद इस्माइल मीरठी। शायद आप लोगों ने कहीं पढ़ा हो उर्दू में, जब आप मैट्रिक लेवल तक या इंटरमीडिएट लेवल तक उर्दू पढ़ते ही आए हैं फिर। ठीक है जी सर, इनकी नज़में पढ़ी हैं। जी, नज़में पढ़ी हैं। तो मौलवी मोहम्मद इस्माइल मीरठी इनका पूरा नाम है। अब यहाँ पे मौलवी मोहम्मद इस्माइल ये क्यों नहीं लिखा गया? ऐसा क्यों नहीं हुआ? सर मीरठी जो है इनका कलमी नाम है, तो शायद इस वजह से, क्योंकि लिखा हुआ है तो उसमें कलमी नाम यूज होता है मोस्टली। सर अच्छा, ये भी इनका तखल्लुस हो इसलिए। सॉरी समझ नहीं आई आपने क्या बोला। सर तखल्लुस जो यूज करते हैं वो होगा। अच्छा अच्छा, एक होता है फर्स्ट नेम और फिर हमारे पास होता है सॉरी सेकंड नेम। सॉरी, फर्स्ट होता है, फिर उसके बाद होता है हमारे पास मिडल नेम, उसके बाद हमारे पास होता है लास्ट नेम। ये चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। ठीक है, और एक चीज होती है हमारे पास सर नेम, पढ़ा हुआ नहीं आपने? जी सर। यस सर। अच्छा, अब मेरा नाम है फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है रिजवान सिद्दीकी। ठीक हो गया जी। अब दरअसल मेरा नेम है ये वाला, ठीक है, लेकिन मेरा सर नेम जिसकी वजह से लोग मुझे जानते हैं, मुझे मोहल्ले में या शहर में या दोस्तों में ज्यादा लोगों को मेरा नाम रिजवान अगर कहेंगे ना कि सर रिजवान, तो और भी सर रिजवान हो सकेंगे। लेकिन अगर कोई और बंदा मुझे जब आपस में बातें करते हुए करेगा ना बात, वो कहेगा कि या वो कहेगा डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर और भी हो सकते हैं, और भी लोग पीएचडी होंगे एक ही डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो फिर कहेगा कि सिद्दीकी साहब, कॉमन जो नेम यूज किया जाता है। होता है या नहीं ऐसा होता? यस सर। आप शायद आपका जी एक्सपीरियंस सर। हो या ना हो, कॉमन नेम आपका सर नेम लिया जाता है। इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उसमें आपके सर नेम की हैसियत ज्यादा होती है। अगर आप अपना पासपोर्ट उठा के देखें, जिस बंदे के पास भी पासपोर्ट मौजूद है, तो उसके अंदर भी आपका जो फर्स्ट नेम होता है वो सर नेम होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे जवेरिया असलम ये नेम है किसी का। ठीक है, अब जो उसका सर नेम है उसकी अहमियत होती है। आपने देखा है कि जब शादी हो जाती किसी भी लड़की की, तो उसके जो सर नेम है वो चेंज हो जाता है, यानी कि उसकी जी वर्थ सर। पहले अटैच्ड होती है अपने फादर के साथ, और बाद में वो अटैच हो जाती है अपने हस्बैंड के साथ। आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली समझिए। ठीक है, तो जो सर नेम होता है उसकी अहमियत होती है। तो जब ये बंदा मतलब जवेरिया असलम जब काम करेगी या कोई लिखेगी, तो इसका नेम आएगा असलम, हालांकि ये है फीमेल है। ठीक है, तो इनका नेम जो है वो सरनेम इस्तेमाल होगा। इसीलिए कहा जाता है जब आप एजुकेशनल बैकग्राउंड रख रहे होते हैं, तो आपका जो नेम होता है ना, लाइक आपका नेम है जवेरिया असलम, तो आपने जवेरिया असलम ही रहने देना है। आप ऐसा कभी भी ना कीजिएगा कि मतलब कि वैसे मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, आप वैसे कर भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आप अपने हस्बैंड का नाम भी अपने नेम के साथ ऐड कर सकते हैं। लाइक मेरा नाम जवेरिया है, असलम मेरे बाबा का नाम है, और अगर मेरी शादी हो जाती है तो मैं क्या करूंगी, मैं ये करूंगी जवेरिया, आगे गफरान,
ठीक है, अगर उनका नेम गुफरान है तो मेरे हस्बैंड का नेम, ठीक है। तो फिर क्या होगा, मेरे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक मैट्रिक से लेके मास्टर्स लेवल तक, वो सब के अंदर ही नेम चेंज करवाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आपके सरनेम की वर्थ होती है। सो अपना सरनेम जो है वो आपने बचा के रखना है। कोशिश करें कि अगर आपने रिसर्च वर्क वगैरह करना है या कुछ आगे वाकई बाहर आपने मूव करना है, तो फिर आप अपना नेम यही ही रखेंगे, आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कीजिएगा, क्योंकि आने वाले कल में जब आपको फैमिली ट्री वगैरह जो है वो लेना पड़ता है, नादरा से आप कांटेक्ट करते हैं, तो फिर आपको ये आसानी रहती है। अदरवाइज उसकी फैमिली भी सारा कुछ आपको डेटा लेकर के जमा कराना पड़ता है, थोड़ा टफ टाइम होता है। और एक बात, दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर किसी भी बंदे का, आप यहाँ पे बैठे हुए कोई भी बच्चा बैठा हुआ है, उसका नाम है सिर्फ अली, सन ऑफ, फॉर एग्जाम्पल इस वक्त यहाँ मौजूद है, सन ऑफ उसका है जी, सन ऑफ असगर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो जो है आपका सिंगल नेम, ये भी आपको प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि इंटरनेशनली जब भी आप नेम लिखेंगे, फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, फर्स्ट नेम होगा, मिडिल नेम होगा, लास्ट नेम होगा, फर्स्ट नेम होगा और सरनेम होगा, दो चीजें आपको देनी ही पड़ेंगी। सो अगर आप में से अब भी किसी बंदे का सिंगल नेम है, तो मेहरबानी फरमाए वो अब भी अपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अपने नेम की करेक्शन करवा लें, इससे पहले कि आपको पाकिस्तान से बाहर जाना पड़े या इंटरनेशनली कोई चीज आपको राइट अप करनी पड़े। समझ आ गई मेरी बात? ये वैसे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है नादरा के पर्सपेक्टिव से, जरूरत आपको नहीं होगी, लेकिन हो भी सकता है कोई बंदा आप में से बाहर जाना चाहेगा, तो उस वक्त उसको बड़ी परेशानी होगी। ठीक हो गया जी। तो सर नेम जो था मीरठी का, वो यहाँ पे आ गया। अब सर नेम के बाद यहाँ पे आ गया जी वन। ये वन का मतलब क्या है, ये इस रिसर्च वर्क के अंदर पहला हवाला है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये मीरठी और उसके बाद पहला हवाला। हदिये के बारे में लिखते हैं जो भी उन्होंने लिख दिया, ठीक हो गया जी। नईमी, अब ये कोई भी नेम है, उनका सर नेम है नईमी, ठीक है, इस जुमन में लिखते हैं, ये उन्होंने लिख दिया, ठीक हो गया। यहाँ पे हाफिज साहब मौजूद है, नईम साहब, हाफिज नईम, नहीं डेली सर, वीडियोस उन्होंने के भी अंदर। ज्वाइन। ओके, ठीक हो गया जी, ये आपको समझ आ गई। अब यहाँ पे क्या है, जी सर। शरन तोहफा देना मुस्तहब है और लोगों को खुश करने का तरीका नजराना एक हिब्बा है। किसी बड़े का अपने छोटे को बगैर इवज कुछ देना अतिया कहलाता है, ठीक है। ये मुख्तलिफ अशिया, सामान, मालियत, किताब, फूल वगैरह कुछ भी हो सकता है। शरन हदिया देना मुस्तहब है, ठीक है, और इससे एहसास मोहब्बत, तस्लीम या शुक्रगुजारी का इजहार किया जाता है। जब कोई मुखलिस व मुहिब हदिया और तोहफा पेश करता है, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसे खुशी से कबूल फरमाते थे, ठीक है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, यहाँ पे कुरान मजीद के बाद आ गया 3, ठीक है। अब ये हर क्लाइंट का ये डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि इसका रेफरेंस जो है वो आपका डिफरेंट होना चाहिए। लाइक यहाँ पे 3 दिया है ना, आगे जाके मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक वर्स कुरान करीम की लिखी हुई है और ये उसका तर्जुमा लिखा हुआ है कुरान करीम में, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ठीक है, कि उनके मेहर खुशी से दिया करो, ठीक हो गया। बेजावी, अल्लामा बेजावी जो है, उनका नेम लिखा चौथा, इसकी तफसीर के बारे में क्या लिखते हैं ये उन्होंने सारा बता दिया। अभी जरा गौर कर दीजिए, मज़कूरा आया करीमा में इस बारे में एक कायदे की हैसियत रखती है, मज़कूरा जो जिक्र की गई है, ठीक है। ख़वातीन के साथ जो भी है उसकी डेफिनेशन उन्होंने बता दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशादात में इसकी बड़ी तरगीब फरमाई है और इसकी ये हिकमत भी बताई है कि इससे दिलों में मोहब्बत और उल्फत और ताल्लुकात में खुशगवारी पैदा होती है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसने जनरल एक बात की है, जब वो राइटअप कर रहा है राइटर, तो उसने ये कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशादात में इसकी बड़ी तरगीब फरमाई है। अब उन्होंने जो तरगीब फरमाई है उसके अंदर स्पेसिफिक कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, लिहाजा ये स्टेटमेंट एक्सेप्ट हो जाएगी। स्पेसिफाई जब करते हैं क्या, यानी कि बुखारी शरीफ की, अब ये हवाला नंबर आ जाएगा 5 में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यहाँ पे है उनका फरमाने आली शान आ गया। यहाँ पे जनरल
बात बताई है, एजुकेट किया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटों से प्यार करने और बड़ों का एहतराम करने के बारे में बड़ी तरकीब दिलाई है। अब बात तो ठीक है, समझ भी आ गई है, लेकिन अगर हम ये बयान करना चाहें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि छोटों से प्यार करो और बड़ों का एहतराम करो, यहां तक ही अगर हम कहते हैं, अब ये बिल्कुल एज इट इज वही वाले अल्फाज हैं जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए हैं। सो हमें इसका हवाला देना पड़ेगा। समझ आई ये बात? जी सर। अगर हम एज इट इज कोई स्टेटमेंट देते हैं तो फिर उसका हमें रेफरेंस देना पड़ेगा। अगर इन जनरल हम कोई भी बात करते हैं, जैसे कि हमारे असातिज़ा हमें फरमाया करते थे कि मेरा बेटा जो लोग मेहनत करेंगे ना वो विन कर जाएंगे, जो लोग मेहनत नहीं करेंगे वो पीछे रह जाएंगे। अब ये जनरल स्टेटमेंट है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मेरे उस्ताद मोहतरम चौधरी मोहम्मद इरशाद साहब एक दफ़ा हमारा फंक्शन था 6 सितंबर का और उसकी तैयारी के लिए हम बैठे हुए थे, तो उन्होंने इरशाद फरमाया, उन्होंने फरमाया कि रिजवान अगर तुम आगे निकलना चाहते हो तो याद रखना उस वक्त मेहनत करना जिस वक्त बाकी लोग मेहनत नहीं कर रहे होंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि सर वो कैसे हो सकता है, तो उन्होंने फरमाया कि बेटे वीकेंड पे मेहनत कर लेना। वीकेंड पे बहुत सारे लोग जो है ना छुट्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन अगर तुम उस वक्त मेहनत करोगे 5 दिन तो तुमने मेहनत की ही होगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा 2 डेज तुम मेहनत करोगे उसकी वजह से तुम डिस्टिंक्शन पा जाओगे, तुम्हारी और उन लोगों में फर्क आ जाएगा, क्योंकि बाकी लोग जो हैं वो आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारेंगे कि छुट्टी है मौज करें, लेकिन अगर तुम उन छुट्टी वाले दिनों को भी इस्तेमाल करना शुरू करोगे तो मेरा बेटा तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। अब ये बात मैंने जब स्पेसिफाई की है, मैंने पहले जनरल बात की है ना कि मेहनत करोगे आगे निकल जाओगे और अगर तुम नहीं मेहनत करोगे तो नाकाम रह जाओगे या पीछे रह जाओगे, कुछ ऐसा, ये जनरल बात थी। लेकिन जब मैंने नाम लिया कि चौधरी मोहम्मद इरशाद साहब जो हैं वो मेरे टीचर थे और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, ही वाज रियली वेरी नाइस पर्सनैलिटी, और उन्होंने मुझे ये बात समझाई। तो अब मैंने वो भी हवाला देना है कि वो किस टाइम पे, लाइक 6 सितंबर 2003 की बात है, ठीक है। और अब अगली बात यह है कि हम उस वक्त कहाँ बैठे हुए थे जब उन्होंने ये बात कही, ठीक है। हम उस वक्त बैठे हुए थे हमारे यहाँ स्कूल के साथ ही हमारी जो टैंकी हुआ करती थी पानी की, वहां पे शाम के वक्त हम बैठे हुए थे, फंक्शन की तैयारियां हो रही थी। अब ये बात मैंने मंसूब कर दी किनके साथ? चौधरी मोहम्मद इरशाद साहब के साथ। क्लियर हुई बात? अब अगर मैं इसी बात को ऑन कर लूं, लाइक मैं कहूं कि भाई ये मेरा कहना है, ये मेरा कहना है कि जी आप वीकेंड पे मेहनत किया करें और वीकेंड पे मेहनत करके आप लोग हाईली सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो आपको लग नहीं रहा, कुछ आपके अंदर से वो वाइब्स नहीं आ रही हैं कि मैं उस साहिब के तजुर्बे को नफी कर रहा हूं उसकी, और मैं अपना जो है वो तजुर्बा बताना चाह रहा हूं, तो मैं ये गलत कर रहा हूं। कुछ आपको फील नहीं हुआ? मतलब कि ये बात करने से शायद आपको ना होगा फील अभी, लेकिन मुझे फील होता है ये कि जो रिसर्च जिस बंदे की है क्रेडिट उसी को ही मिलना चाहिए, रेदर देन कि मैं उसको अपनी तरफ से मंसूब कर लूं कि हाँ ये मैंने कहा है, हालांकि मैंने ये कहा ही नहीं है, ये किसी की बात थी। तो मैंने 2 नंबरी की है ना, इसको मसरूका कह देते हैं, या इसको यूं कह लें कि आप किसी की बात के ऊपर जबरदस्ती अपना नाम मुलम्मा करना, कुछ यूं समझ लें आप, ठीक है। जिसका रिसर्च वर्क होता है उसी का कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? जी सर। अगर हम उस बंदे का नहीं कहेंगे तो इट मीन्स कि उसकी बात की हम अहमियत खत्म कर रहे हैं। और अगर खुदा ना खास्ता यही वाली बात अगर मैं कोट कर रहा हूं चौधरी मोहम्मद इरशाद साहब के नाम से, तो फिर क्या होगा? जस्ट अ मिनट प्लीज। सॉरी। अच्छा, अगर मैं इसी चीज को अपने नेम से मंसूब कर देता हूं तो फिर क्या होगा कि मैंने उस बंदे की बात को अपनी बात कह के किया, जो कि गलत है। इसी तरह से अब बुखारी शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक दूसरे से तोहफे तहाइफ का तबादला करो, हुजूर का फरमाने निशान आ गया, इससे तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और उल्फत पैदा होगी। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान हो गया, ठीक हो गया। खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता
कोई भी बंदा वैसे ही कह भी सकता है, ऐसा नहीं कि कोई कह नहीं सकता है, इन जनरल कोई भी बंदा कह सकता है, लेकिन असल इसकी वर्थ ये है कि जब भी कोई बंदा बात करेगा ना, क़यामत तक कोई बंदा बात करेगा कि आपस में आप तोहफे तहाइफ का तबादला किया करो और इससे तुम्हारे दरमियान उल्फत और मोहब्बत पैदा होती है, कह सकता है कोई भी बंदा। लेकिन हम कहें कि जी ये जॉर्ज मिलर ने ये वाली बात की है, कब? 17वीं सदी में जाके। लेकिन हम ये कहेंगे कि ये जो बात आज जॉर्ज मिलर ने बोली है ना, ये आज से 1700 साल पहले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है। समझ आई बात की? तो वर्थ किसकी ज्यादा होगी ऑटोमेटिकली? जिसने पहले बात कही होगी। कुछ वो समझ आई है मेरी बात या नहीं? मैंने वैसे कोशिश तो की है इसको इलेबोरेट करने की, ताकि आप किसी के भी अल्फाज को अपने नाम से मंसूब नहीं करें, ये मैं समझाना यस चाहता हूँ। सर, ये बात समझ में आ गई। चले, अल्लाह ताला इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आमीन। तो ये चीज आ गई। हम अब जब कोई भी रिसर्च वर्क करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा कि इस वक्त दुनिया में 7 अरब लोग बसते हैं। अब ये बात मेरी नहीं है, मैं कौन सा गिनती करके आया हूं, हेड काउंट मेरे पास तो नहीं होगा ना। तो मैं ये बताऊंगा मिसाल के तौर पे, इसी चीज को मैं यहां से सर्च करूंगा पहले कि पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। मैंने जनरल बात की कि 7 पॉइंट जो भी है इस वक्त आबादी 7.951 बिलियन आबादी है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब ये वाली मैं कहूंगा कि worldometer.info से मैंने ये चीज पढ़ी कि 8.1 बिलियन लोग मौजूद हैं इस वक्त, ठीक हो गया। या फिर मैंने कहा कि विकीपीडिया पे मैंने ये चीज पढ़ी, वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है इस वक्त इतनी है, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू.com है, एक वेबसाइट है, वहां पे मैंने जाके पढ़ा तो यहाँ मुझे पता चला इतने लोग इस वक्त दुनिया में बसते हैं। मुझे तो नहीं पता था ना, मैं गिन के नहीं आया हूं। तो मेरी बात ऑथेंटिक तब होगी जब मैं किसी भी सोर्स का हवाला दे दूंगा, रेफरेंस दे दूंगा। कुछ मेरी बात समझ आई? अभी तक यस हमने सर। क्या पढ़ा था? हम इंट्रोडक्शन देते हैं, लिटरेचर रिव्यू होता है, मेथोडोलॉजी होती है, डिस्कशन होती है, कंक्लूजन होता है और हम साइटेशंस दे देते हैं, रेफरेंसेस दे देते हैं, सॉरी, ठीक है। लेकिन जो इंट्रोडक्शन भी देना होता है ना, वो भी ऑथेंटिक होना चाहिए, ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं कर लेता हूं, ठीक है। अगर हमारा रिलेशन टीचर के साथ स्ट्रॉन्ग होगा, लाइक हम जो बॉन्डिंग होती है टीचर की और स्टूडेंट की, आपने देखा जितने भी लोग रिसर्च वर्क के लिए जाते हैं कहीं पे भी, फॉर एग्जांपल अमेरिका चला जाता है कोई बंदा, चाइना चला जाता है कोई बंदा, किसी भी मुल्क में जाता है, तो वहां पे आपको सब लोगों को ही पता है, यहाँ पे जितने भी आप लोग बैठे हुए हैं सब लोगों को पता है कि जो लोग भी वहां जाते हैं वो लैब में मैक्सिमम टाइम गुजारते हैं, ठीक है। अब वो लैब में जो वक्त गुजारते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के हैं आप या लाइब्रेरी आप कह लें, तो वहां पे जब आप वक्त गुजारते हैं तो उस वक्त गुजारने में सबसे ज्यादा बॉन्डिंग आपकी किसके साथ होती है? टीचर के साथ होती है। आप टीचर से पूछ रहे होते हैं हर चीज के बारे में, तो टीचर जब गाइड करता है तो उसके पीछे उसका एक्सपीरियंस होता है। अगर आप टीचर से दूर हैं तो ये भूल जाएं आपके आप उस तरह से सक्सेसफुल होंगे जिस तरह से वो लोग जो टीचर के साथ अपनी बॉन्डिंग रखे हुए हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप ऑपरेशन थिएटर में ही जाते हैं, आप मोस्ट ऑफ द टाइम अपने सीनियर डॉक्टर के साथ मौजूद रहते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें आपको मिलेंगी जो बुकिश नॉलेज नहीं होगा, तो आप जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में, एज कंपेयर टू दैट पर्सन जो कि पढ़ता ही रहता है, ठीक है। ये अब इस बंदे ने इसके ऊपर काम किया। A cross-cultural comparison of teacher-student relation quality in Chinese and Italian teachers and students. For example, हम इसी को पढ़ लेते हैं। अब मैंने वो बताया आपको उर्दू में एग्जांपल दी है, अब ये मैं आपको दे रहा हूँ इंग्लिश में लिखा हुआ कुछ भी, ठीक है। मैं जनरल जो
हमारा पर्सपेक्टिव है उस एतबार से बात करूँ। जस्ट अ सेकंड प्लीज, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। Sure. अच्छा, यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन में जाते हैं। स्कूल इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्स्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स। ये किसने कहा है? स्कूल क्या है जी? इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्स्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स। स्कूल कोई चीज ऐसी है। ये बात किसने की है जी? बेकर ने की है। बेकर के साथ एट अल लिखा हुआ है 2003 में। 2008 में भी फिर उसने ये बात की है। इसी तरह से प्राइनो एट अल लिखा हुआ है और उसने 2019 में बात की है। यानी कि अब ये हुआ कि बेकर के साथ जो लोग थे उन्होंने और बेकर ने, इन सब लोगों ने मिलके 2003 में एक बात की है और वही बात किसी और जगह पे उन्होंने की है 2008 में आकर के। इसी तरह से यही वाली बात जो है ये प्राइनो एट अल ने 2019 में की है। अब यहाँ पे क्वेश्चन था किसी बच्चे का एक दफा जब हम बात कर रहे थे आर्टिकल राइटिंग के बारे में कि सर ये कैसे पॉसिबल है कि मतलब कि कोई भी बंदा कोई भी बात लिखे तो वो यूनिक ही रहेगी। ऐसा तो नहीं है ना कि बहुत सारे लोगों के मैच भी हो जाएंगे। अब जब एक बच्चा है वो लिख रहा है टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन के बारे में, या फिर वो ये बता रहा है कि स्कूल के बारे में लिख रहा है, तो ये वाली स्टेटमेंट तो किसी भी बंदे की हो सकती है। मेरे ख्याल में किसी बच्चे ने यहाँ पे क्वेश्चन किया था रात वाले सेशन में, तो मैंने उस वक्त ये कहा था आप लोगों को कि ऐसा नहीं होता है कि मतलब कि वही एज इट इज बात आप बोलेंगे, वही एज इट इज बात किसी जगह पे किसी मुल्क में किसी और बंदे ने बोल दी हो। हाँ, अगर बोली भी गई होगी तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कॉन्टेक्स्ट सेम होगा, वर्ड्स का चुनाव डिफरेंट होगा। कुछ समझ आई बात? शायद आप में से किसी को याद आई हो बात। किसी ने क्वेश्चन किया था यहाँ पे, शायद में समझना आपको याद हो, किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया था यहाँ पे। सर किसी फीमेल ने किया था। जी सर किया था। जी, किसी फीमेल ने ही किया था। ठीक है, तो अब उसका आंसर ये है कि ये देखिए बात उसने कर दी थी मोहतरमा ने। अब वही बात बेकर और उसके दोस्तों ने की जो उसके साथ रिसर्च वर्क कर रही थी 2003 में। वही बात बेकर और उसके दोस्तों ने 2008 में की है। फिर उसके बाद प्राइनो ने और उसके दोस्तों ने भी की है। अब ये एटल क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये यहां तक तो क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे बेकर एटल के बारे में थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा। ये यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं बिल्कुल बॉटम में। यहाँ पे ये देखिए जरा, बेकर जे ए, ये इसका कोई पूरा नेम जो है ना वो जे ए के साथ होगा। बेकर जे ए, जे से कोई नेम होगा उसका, जैसे मोहम्मद रिजवान, जैसे कि जे एज मोहम्मद हम फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, और यहाँ पे है जी ए एज रिजवान ले लेते हैं। और सॉरी, ठीक हो गया। और जो बेकर है इसको हम ले लेते हैं एज सिद्दीकी। ठीक हो गया। इसी तरह से ग्रांट एस, मिसाल के तौर पे ये रिजवान है और ये सिद्दीकी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिर्फ इसके दो नेम के हिस्से हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, इसका मिडिल नेम भी है कोई। इसी तरह से तीसरा कौन है जी? मॉरलॉक एल, ये भी कोई उसका नेम होगा। तो ये 2008 में बात होगी। ठीक हो गया। यहां तक कोई क्वेश्चन? यहां तक नो सर। मैंने उस वक्त आपको कहा जब मैंने पढ़ा कि बेकर और उसके दोस्तों ने, जो मतलब के दोस्त या साथी या को राइटर्स कह लें आप, उन्होंने मिलकर के बात कही। तो एट अल साथ में लिखा हुआ था। एट अल का मतलब ये होता है कि ये तीन लोग हैं या तीन से ज्यादा हैं। तो यहाँ पे एक बेकर आ गया, एक ग्रांट आ गया और एक मॉरलॉक आ गया। ठीक है, ये तीन लोग हो गए। उसके बाद है प्राइनो, उसके साथ भी एट अल लिखा हुआ था।
ये देखिए जरा, दो 2019 था। आप तो बोल ही नहीं ना रहे, मैं ही देखता हूँ जाके। जी सर 2019 था। 19 था। 2019 था, ठीक है। तो ये 2019 था। तो अब एयरटेल वहां पे भी लिखा हुआ था, यानी कि ये प्राइनो हो गया फर्स्ट राइटर, फर्स्ट ऑथर ये हो गया। फिर ये उसका दूसरा ऑथर हो गया, ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये फैब्रिस तीसरा हो गया, फिर उसका प्राडा चौथा हो गया, ये फिर पांचवा हो गया। अब ये 5 लोगों ने मिलकर के एक बात पे इत्तिफाक किया 2019 में, ठीक है। और उन्होंने ये चीज लिखी किस एक आर्टिकल के अंदर, रिसर्च आर्टिकल के अंदर, उसका नेम है द इफेक्ट ऑफ बुलाइंग विक्टिमाइजेशन ऑन, जो भी इसका नाम है यहां तक वो। उसके बाद जर्नल किस में पब्लिश हुआ, ये वाला जर्नल ऑफ चाइल्ड एंड फैमिली स्टडीज, उसके अंदर ये चीज पब्लिश हुई। और फिर उसका शुमारा नंबर जिसे हम कहते हैं वो आ गया। और फिर उसके बाद उसके कौन से पेज पे ये चीज पब्लिश हुई है, 2586 से लेके 2593 तक, 2586 से लेके 2593 तक ये चीज जो है ये लिखी हुई थी। ये वाला आर्टिकल जो है ये पब्लिश हुआ है इस तरह से। मैं इंशाल्लाह अजीज आप लोगों को शेयर करूंगा, मेरे पास एक जर्नल पड़ा हुआ है अभी इस वक्त भी ना, तो फिजिकली ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का, मैं उसका आर्टिकल उठा के आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से, मेरी कोशिश होगी मैं किसी तरीके से आपको वो ना कैप्चर करके भेज सकूं। मेरे पास हार्ड कॉपी पड़ी हुई है उसकी। तो हर एक जर्नल के अंदर हजारों हमारे पास आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, ठीक है। और हर आर्टिकल को स्पेसिफिक एक टाइम दिया जाता है, सॉरी जगह दी जाती, स्पेस दी जाती। जैसा कि आप भी लिख रहे हैं अखबार जहां एक रिसाला है, शायद आप में से किसी ने पढ़ा हो अखबार जहां, जी बिल्कुल सर। ठीक है। जी अखबार सर। बड़ा सारा रिसाला होता था, या खवातीन डाइजेस्ट आप समझ लें, वो भी तकरीबन हर घर में होता है, शुआ खवातीन या इस किस्म के जो डाइजेस्ट वगैरह होते हैं। अब उसके अंदर जो आप हवाला देंगे, फॉर एग्जांपल अखबार जहां के आर्टिकल का, कि भी मैंने एक आर्टिकल लिखा है अखबार जहां के पेज नंबर 76 से लेके, सॉरी 86 से लेके 93 तक मेरा आर्टिकल पब्लिश हुआ हुआ है। और शुमारा कौन सा है, वो है जी अगस्त का शुमारा है, अगस्त 2024 का। समझ आई मेरी बात? तो फिर मुझे स्पेसिफाई होगा कि भाईजान बिल्कुल ये बात ऐसे है, ठीक होगी बात। अब इमरान खान साहब जो हैं, आप लोगों ने वो नेम सुना हुआ है। तो इमरान खान के बारे में एक आर्टिकल 1996 में पब्लिश हुआ था, अभी मैं उसकी खोज में हूँ। वो था डॉक्टर इसरार साहब का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने एक बात कही थी इमरान खान साहब को, जब इसकी शादी हुई थी उसके हवाले से कोई थी या होने जा रही थी, तो उसके बारे में कोई इन्होंने बात कही थी और उस शुमारे में ये पब्लिश हुई थी बात। तो वो फिर मैंने डेटा ग्रैब किया था, शायद कहीं पे मैं आपको कल दिखाऊंगा भी। मतलब कि मुझे कोई बात पता चल जाए ना कि ये इस बंदे के बारे में ये बात हुई है, तो फिर मैं ये देखता हूँ किस बंदे ने बात की है और किस बंदे ने किस टाइम पे बात की है, क्या वो मैच भी हो रही है या नहीं हो रही है। समझ रहे मेरी बात को? जी सर। जैसे हकीम सईद साहब हैं, उन्होंने इमरान खान के बारे में प्रेडिक्शन दी थी कुछ, तो वो उनकी जिस किताब के अंदर वो लिखी हुई है वो किताब, या फिर इसके अलावा है खान खुदा यार खान चन्नड़ है, वो राइटर है। अच्छा, अब ये मेरी बातें सुन के आप हैरान ना होइएगा कि मतलब सर को कैसे ये याद है कि मतलब फलां राइटर है, फलां राइटर ने फलां टाइम पे ये वाली किताब लिखी थी। 2017 में ये डिस्प्यूट जनरेट हुआ था इमरान खान का, 2018 में इस बंदे ने किताब लिखी थी खान खुदा यार खान चन्नड़ ने, ठीक है। और वो कौन है, वो उस वक्त इमरान खान का दोस्त था, जब खान खुदा यार खान चन्नड़, जिस वक्त इमरान खान साहब जो हैं, जस्ट सेकंड प्लीज, 1996 के अंदर इमरान खान साहब ने, वो उस वक्त की बात है जब इन्होंने अपनी, यही है जी खान खुदाया खान चन्नड़ साहब, ये बैठे हुए, ठीक है। और इन्होंने उस वक्त इमरान खान का साथ दिया था जब इमरान खान को लोग जानते ही नहीं थे, ठीक हो गया। तो
जब पहली दफा ये उठे हैं, जो ये हैं खान खुदा यार खान चन्नड़ साहब, और बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं वो। तो मेरी खैर इनसे मुलाकातें हैं 2, तो ये उनके करीबी दोस्तों में इमरान खान के, तो जिसे हम कहते हैं लंगोटिया यार। अब मुझे जब पता चला कि इमरान खान साहब ने 2018 में लिए लोग बाहर से, मेरी बात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है, जब उन्होंने ये चीज की तो चूंकि मैं रिसर्चर माइंडसेट रखता था, तो मैंने फिर क्या काम किया, मैंने देखा कि इनके करीबी कौन से दोस्त थे जिन्होंने इमरान खान साहब को बनाया या बनाने में अपना कोई किरदार अदा किया। तो जो बातें किसी ने मुझे कही थी वो असल में उनकी नहीं थी, असल में पीछे कोई और लोग थे, तो उन तक मैं पहुंचने की मैंने कोशिश की। सेम अब ये जो हमारा रिसर्च वर्क है, इसके अंदर क्या चीज है, ये अब हमने आज की डेट में ये सीखा कि एक कोई जनरल स्टेटमेंट होती है वो हम दे सकते हैं, लेकिन जब हम किसी भी स्टेटमेंट को स्पेसिफाई करना चाहें तो हमें उस बंदे का हवाला देना चाहिए, इखलाकी तौर पे देना चाहिए। और जब हम हवाला देंगे तो उसके अंदर क्या होता है, सर नेम हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सर नेम में ये होता है कि अगर तो एक ही बंदा है तो बेकर कॉमा 2003 लिखा जाएगा या 2008 लिखा जाएगा, ठीक है। अगर एक बंदा नहीं है, 2 है, तो फिर क्या हो जाएगा, बेकर एंड प्राइनो कॉमा 2003 या 2008 या 2019 जो भी लिखना चाहेंगे। लेकिन अगर 3 या 3 से ज्यादा लोग होंगे तो फिर हम क्या काम करेंगे, फिर हम करेंगे बेकर के साथ एट ऑल लिख देंगे, यानी कि अगले लोगों की जो है वो वर्थ वो कम होगी, लेकिन उस बंदे की वर्थ होगी जो फर्स्ट ऑथर है। समझ आई मेरी बात? जी सर। जी सर। अच्छा, यहाँ तक कि आज के लिए हमारा लेसन इतना ही था कि आप लोगों को समझ आ जाए। जैसे ये है जो भी नेम है उसका 2012 में ये एक ही नेम है, लिहाजा उसने एक ही नेम के बाद जो है कर दिया उसको वाइंड अप। इसी तरह से ये चेन एंड जो भी TSC नाम है उसका, ठीक है, 2008 सॉरी, ये अब 2 नेम है। यहाँ पे है जी चेन एंड फ्रेंच 2008, यहाँ पे 2 लोग थे, लिहाजा एंड ऑपरेटर इस्तेमाल किया और उसने दोनों नेम्स लिख दिए और साथ में उसने ईयर लिख दिया। यहाँ पे जो भी उसका नेम था एंड ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ और साथ में ली लगा के उसने 2008 का। यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे जो उसने काम किया है ना ओस्टरमैन ने, फॉर एग्जाम्पल वो किया ली के साथ मिलकर 2008 में, लेकिन 2002 में जब उसने काम किया था ना, उस वक्त उसके साथ और ज्यादा लोग होंगे, 3 या 3 से ज्यादा होंगे। ठीक होगी बात? यहाँ तक कोई चीज जो आपको कंफ्यूजन पैदा कर रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। लेसन आज का इतना ही था, मैंने कोशिश की है इसको बड़े आसान लफ्जों में समझाने की, है बड़ी टेक्निकल बात है और यहीं पे लोग फंसते हैं आके रिसर्च वर्क में। जी, लेसन हमारा खत्म हो गया, आगे अब आपके क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, टेम्पलेट जी के हवाले वालेकुम से क्वेश्चन कर सकता हूँ सर? सॉरी, किस चीज के बारे में? टेम्पलेट के हवाले से नहीं कर सकते। टेम्पलेट को मुझे पता ही नहीं है क्या होता है। दही बल्ले में डाल के खाते हैं, खीर पे डाल के खाते हैं, मुझे क्या पता टेम्पलेट क्या होता है।